Hello, I welcome you all to this channel. रेलवे एसपीडी सामान्य अध्ययन का यह पार्ट 4 वीडियो रहेगा। इससे पहले पार्ट 1, 2 एंड 3 पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आज हम आरआरबी भोपाल 1995 में जो क्वेश्चंस पूछा गया था उस पर डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें निर्वात से होकर के नहीं गुजरती है। देखिए, यदि हम लाइट वेव्स की बात करें तो लाइट वेव्स निर्वात से मतलब वैक्यूम से होकर के गुजरती है, लेकिन साउंड वेव्स के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। जहाँ पे मीडियम नहीं होगा वहाँ पे साउंड वेव नहीं होगा। जैसे कि चंद्रमा पर हमें सुनाई नहीं देगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पे मीडियम नहीं है, इसलिए वहाँ पे साइंटिस्ट को सुनाई नहीं देता है। तो हमेशा याद रखना है कि ध्वनि जो है सो वैक्यूम से ट्रेवल नहीं करेगा। जो ध्वनि तरंग साउंड वेव्स होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है, लेकिन जो लाइट वेव्स होता है वो ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं। तो ये याद रखना है, ध्वनि तरंग जो होगा सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होगा और लाइट वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स होगा। मैन एट 20 हर्ट्ज से, देखिए आदमी जो है सो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के ध्वनि को सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के ध्वनि को सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि को इंफ्रासोनिक कहते हैं, इंफ्रासोनिक। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के ध्वनि को अल्ट्रासोनिक कहते हैं, अल्ट्रासोनिक कहते हैं। ठीक है। जो अल्ट्रासोनिक साउंड होता है इसका उपयोग किया जाता है किसके द्वारा? चमगादड़ के द्वारा। जो चमगादड़ को कहा जाता है कि उन्हें आँख नहीं होता है फिर भी वो रात में चलता है, क्यों? ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स प्रोड्यूस करता है, जिसका उपयोग करके वो रात में भी अपने शिकारी को पकड़ सकता है। तो अल्ट्रासोनिक का और उपयोग कहाँ पे करते हैं? तो डॉक्टर के द्वारा किया जाता है ट्यूमर का पता लगाने के लिए या ट्यूमर के इलाज करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सोनार सिस्टम में अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग किया जाता है। सोनार क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसमें किया जाता है। जो मिल्क में जो जीवाणु बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो बैक्टीरिया को मारने के लिए हम अल्ट्रासोनिक का उपयोग करते हैं। साउंड में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पूछेगा एग्जाम में, पिच क्या होता है? पिच के बाद लाउडनेस पूछा जाता है, उसके बाद इंटेंसिटी पूछा जाता है। देखिए, पिच क्या होता है? किसी का भी साउंड जो है सो पतला या मोटा हमें पिच से ही पता चलता है। जैसे एक लड़का और एक लड़की का जो आवाज़ होगा, बॉयज़ एंड गर्ल्स का आवाज़ क्या होगा? तो पतला होता है, और बॉयज़ का आवाज़ क्या होता है? ग्रेव होता है, मतलब मोटा होता है। तो इसका पता कैसे चलता है? उसके पिच से। तो जिस भी साउंड का पिच हाई होगा इसका मतलब हुआ कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगा। किसी भी साउंड का पिच हाई होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। तो गर्ल्स का जो आवाज़ होता है उसका पिच हाई होता है और उसका फ्रीक्वेंसी भी हाई होता है। जैसे मच्छर का जो भिनभिनाहट होता है उसकी भी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। तो याद रखना है, पिच हाई होगा, फ्रीक्वेंसी हाई होगा। जो लड़कों का आवाज़ होता है उसका पिच क्या होता है? कम होता है। तो पिच कम होगा तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो भी कम होगा, जिसके कारण इसका आवाज़ क्या हो जाएगा? ग्रेव होगा, मतलब मोटा होगा। जैसे शेर की दहाड़ क्या होता है? मोटा आवाज़ होता है। ये हो गया पिच। उसके बाद ये आपको याद रखना है लाउडनेस क्या होता है? कि जब हमारे कान पर कोई भी ध्वनि, कौन सी ध्वनि तेज है और कौन सी ध्वनि धीमी है, ये कैसे पता चलेगा? तो लाउडनेस से। किसी भी ध्वनि, जिस ध्वनि का जो एम्पलीट्यूड आयाम जिसको कहते हैं आयाम, वो ज़्यादा होगा तो उसका क्या होगा? लाउडनेस ज़्यादा होगा। और एम्पलीट्यूड कम होगा तो उसका लाउडनेस कम होगा। मतलब यदि एम्पलीट्यूड ज़्यादा रहता है तो वो ध्वनि हमें
ज़्यादा तेज़ से सुनाई देगा और एम्पलीट्यूड कम होगा तो हमें ध्वनि धीरे से सुनाई देगा। एम्पलीट्यूड क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये एक वेव है, इसको क्या कहेंगे, श्रिंक कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं, ट्रॉफ। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है पिच होगा, मतलब सॉरी एम्पलीट्यूड। तो ये एम्पलीट्यूड जितना बड़ा होगा, जितना हाई होगा, उससे क्या होगा, लाउडनेस ज़्यादा होगा। इंटेंसिटी क्या होता है, किसी एक यूनिट एरिया क्षेत्र में एक सेकेंड में, किसी एक यूनिट एरिया क्षेत्रफल में एक सेकेंड में कितनी ध्वनि कितना साउंड एनर्जी पास करता है यहाँ से, तो उसे क्या कहते हैं, हम इंटेंसिटी कहते हैं। और क्वालिटी क्या होता है, जब किसी भी ध्वनि का प्रबलता और उसका आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, प्रबलता और फ्रीक्वेंसी आवृत्ति सेम हो, तो हम उस ध्वनि को कैसे पता करेंगे, दोनों में अंतर कैसे निकालेंगे, तो क्वालिटी के थ्रू। क्वालिटी मतलब उस ध्वनि का टोन और हार्मोनिक के तहत हम उसमें अंतर निकालेंगे। जब किसी भी ध्वनि का प्रबलता और फ्रीक्वेंसी दोनों सेम हो तो हम उसमें अंतर कैसे निकालेंगे, क्वालिटी के अनुसार। ठीक है, तो इतना पॉइंट क्लियर हो गया। साउंड का रिफ्लेक्शन याद रख सकते हैं, साउंड का रिफ्लेक्शन, साउंड का रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल, इसका उपयोग पूछेगा, जैसे कि पूछेगा कि स्टेथोस्कोप जो होता है, जो डॉक्टरों के द्वारा यूज किया जाता है स्टेथोस्कोप, उसमें साउंड का कौन सा उपयोग किया जाता है, तो इसमें याद रखना है ध्वनि परावर्तन, साउंड रिफ्लेक्शन, किसमें, स्टेथोस्कोप में। उसके बाद जो हॉर्न होता है, जो बिगुल होता है, इस सब में साउंड रिफ्लेक्शन पे ये सब काम करता है। इको, इको सुनने के लिए जो सोर्स है, जो ध्वनि सोर्स है और जो ऑब्जर्वर है, मतलब यहाँ पे कोई आदमी है, तो जो सोर्स है और ऑब्जर्वर है इसके बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 17.2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। ध्वनि जब हम सुनते हैं तो हमारे कान पर इसका कितना देर तक इफेक्ट रहता है, तो 1/10 सेकेंड तक। इतना ही देर में यदि कोई भी ध्वनि एक सोर्स से टकरा कर फिर मेरे कान के पास आ जाए तो उसे हम इको कहते हैं। ठीक है, तो इसे इको कहेंगे। रिफ्रैक्शन के कारण ही, देखिए जब कोई भी व्यक्ति गर्मी की अपेक्षा ठंड में कोई भी व्यक्ति यदि बोलता है तो ठंड में ज़्यादा दूर तक सुनाई देता है, तो ये किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण। रिफ्रैक्शन के कारण गर्म के मौसम के बजाय ठंड के मौसम में ज़्यादा सुनाई देता है। इतना पॉइंट याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास संस्थान RDI कहाँ पे, हैदराबाद में। ग्रामीण विकास संस्थान RDI, रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पे, हैदराबाद में। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष में मीडियम एटमॉस्फेयर ना होने के कारण अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखेगा, काला दिखेगा। भारत की जलवायु कैसा है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। भारत की जलवायु कैसा है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। देखिए ये मान लीजिए अर्थ है, तो ये क्या हो गया, इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश, उसके बाद ऊपर में होगा 23.5 डिग्री अक्षांश जिसको हम कहेंगे कर्क रेखा, और नीचे में 23.5 डिग्री साउथ, इसको कहते हैं मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये हो गया इक्वेटर। तो इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जितने भी देश आते हैं वो क्या होता है, उष्णकटिबंधीय देश होता है। उष्णकटिबंधीय, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ता है और सूर्य का डायरेक्ट किरण पड़ता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में। तो हमारा भारत कहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है। तो इसलिए हमारा देश भारत कैसा है, उष्णकटिबंधीय मानसून है। इसके ऊपर में जो देश होगा वो शीत कटिबंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल्ब का तंतु, जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है। जो पहले आता था येलो कलर का बल्ब, मतलब 100 वाट का जो बल्ब होता था, उसका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता था। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता था,
हाई होता है जिसके कारण फिलामेंट पिघलता नहीं है। तो याद रखना है किसका बना होता है बल्ब का फिलामेंट, टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है खून की कमी निम्न हीमोग्लोबिन को दर्शाती है। यदि ब्लड की कमी होगा तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन की कमी होगी। ब्लड ग्रुप कितने होते हैं हमारे शरीर में, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। देखिए ब्लड ग्रुप में आरबीसी होता है और प्लाज्मा होता है। तो आरबीसी में जो ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है उसमें एंटीजन होता है, और प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है उसमें एंटीबॉडी होता है। तो सेम एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। उसी तरह एंटीबॉडी भी 2 प्रकार के होगा, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। तो सेम एंटीजन में सेम एंटीबॉडी नहीं हो सकता। जैसे कि यदि किसी का भी ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीजन क्या होगा, ए होगा, लेकिन एंटीबॉडी जो होगा वो कभी भी ए नहीं हो सकता है, वो बी होगा। यदि ब्लड ग्रुप बी है तो उसका एंटीजन बी होगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा, ए होगा। यदि किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसका एंटीजन जो ग्लाइकोप्रोटीन जो होगा वो ए और बी होगा, लेकिन एंटीबॉडी इसमें नहीं होगा। और ब्लड ग्रुप जिसके पास ओ है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा और उसमें एंटीबॉडी ए और बी एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगा। ये याद रखना है। एंटीजन ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए, बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी, ए बी में एंटीजन ए और बी, और ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होगा। आप ऐसे याद रख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है। ए बी का मतलब हुआ एंटीबॉडी, तो ए बी में पूछे ए बी में एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीबॉडी एब्सेंट रहेगा, इसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है। ओ जो होता है सो यूनिवर्सल डोनर होता है, ओ यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि ओ यदि हम ओ ब्लड ग्रुप देखें तो ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसलिए ओ ब्लड ग्रुप हर व्यक्ति ए बी और ए बी तीनों ब्लड ग्रुप ले सकता है। लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है सो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। याद रखना है ओ जो होगा सो यूनिवर्सल डोनर होगा, और ए बी ब्लड ग्रुप जो होगा सो यूनिवर्सल रिसेप्टर होगा। मतलब ए बी सभी का ब्लड खून ले सकता है और वो सभी को खून दे सकता है। इतना याद रखना है। आरएच ब्लड ग्रुप का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। इसे 1930 ईस्वी में खोज के तहत इसे 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला था। यदि हम बात करें आरएच फैक्टर की खोज किसके द्वारा किया गया था, किसी का भी ब्लड में यदि आरएच फैक्टर होगा तो उसे हम पॉजिटिव कहेंगे, और नहीं होगा तो उसे कहेंगे आरएच निगेटिव। यदि आरएच फैक्टर प्रेजेंट होगा तो उसे आरएच पॉजिटिव होगा, और नहीं होगा तो होगा आरएच निगेटिव। आरएच फैक्टर की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो ये लैंडस्टीनर और वीनर के द्वारा किया गया था। लैंडस्टीनर और वीनर के द्वारा किस पे, सबसे पहले मंकी पे ये सर्च किया गया था। आरबीसी की संख्या, आरबीसी की यदि एग्जाम में पूछे कि बताओ आरबीसी की संख्या हम कैसे नापते हैं, तो हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात करते हैं। आरबीसी जो होता है, आरबीसी उसे हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं। जो डब्ल्यूबीसी होता है वाइट ब्लड सेल्स, इसे हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और जो प्लेटलेट्स होता है ब्लड में उसे थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स। इसका जीवन काल कितना होता है, लगभग 120 दिन तक। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 दिन होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, और प्लेटलेट्स का भी लगभग 7 दिन के आसपास होता है। तो आपको याद रखना है मेनली आरबीसी का 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन। आरबीसी की कमी से, जैसे किसी के शरीर में यदि किसी को भी यदि थैलेसीमिया रोग है, याद रखना है किसी को थैलेसीमिया रोग है तो उसके शरीर में क्या नहीं बनेगा, उसके शरीर में आरबीसी का निर्माण नहीं होगा। डब्ल्यूबीसी में
टी लिम्फोसाइट्स पाया जाता है, जो कि ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना। रक्तदाब, ब्लड प्रेशर को मापने का, ब्लड प्रेशर को हम किस से मापते हैं? आरबीसी को याद रखना है, आरबीसी को हीमोसाइटोमीटर से मापते हैं और ब्लड प्रेशर को एस्फिग्मोमैनोमीटर से मापते हैं। ब्लड प्रेशर एस्फिग्मोमैनोमीटर से मापते हैं। नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mmHg, ये होता है 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है? देखिए, सॉइल की बात करते हैं यहाँ पे। सॉइल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है। सॉइल का जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, इसका सॉइल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेडोलॉजी कहलाता है, पेडोलॉजी, सॉइल का अध्ययन पेडोलॉजी। पिछले लेक्चर में हमने अध्ययन से, लॉजी से और कल्चर से बहुत सारा क्वेश्चंस करवाए थे, तो वो देख सकते हैं। तो सॉइल का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। आईसीएआर के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आईसीएआर के द्वारा 1986 ईस्वी में भारत में टोटल कितने तरह का मिट्टी दर्शाया गया? तो टोटल 8 तरह का। तो सबसे ज़्यादा भारत में किस तरह का मिट्टी पाया जाता है? तो एलुवियल सॉइल पाया जाता है। एलुवियल सॉइल की मात्रा लगभग 43.4% के आसपास है एलुवियल सॉइल। तो आपको क्रम में सजाने के लिए आ सकता है, तो याद रखना है एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आता है रेड सॉइल। रेड सॉइल का मात्रा लगभग 18.6% है, 18.6% है। और रेड सॉइल लौह ऑक्साइड प्रेजेंट होने के कारण, लोहे के ऑक्साइड प्रेजेंट होने के कारण इसका कलर जो है सो कैसा होता है? लाल रंग का होता है। तो रेड सॉइल 18.6%। उसके बाद आता है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल 15.2%। ब्लैक सॉइल को ही काली मिट्टी कहते हैं, ब्लैक सॉइल को रेगूर मिट्टी कहते हैं, और इंटरनेशनल पे देखें तो इसे चरनोजम भी कहते हैं। तो ब्लैक सॉइल को याद रखना है, रेगूर की मिट्टी कहते हैं, चरनोजम कहते हैं, और काली कपास मृदा भी कहते हैं। यहाँ पे इस मिट्टी पे कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसे कपास मिट्टी भी कहते हैं, जो कि कहाँ पे? दक्षिण भारत में, दक्कन में पाया जाता है, महाराष्ट्र गुजरात एरिया में ये ज़्यादा पाया जाता है। ब्लैक सॉइल के बाद देखें तो आता है लेटेराइट सॉइल। मेनली ये 3 सॉइल का आपको क्रम याद रखना है, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल। उसके बाद लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल की बात करें तो ये 3.7% के आसपास है। उसके बाद माउंटेन सॉइल है, पर्वतीय मृदा, ये 5%, 5.5% के आसपास है। माउंटेनियन सॉइल के बाद डेजर्ट सॉइल आता है, ये भी 4% है, डेजर्ट सॉइल। उसके बाद पीट और मर्सी सॉइल, जहाँ पे भी बारिश और जो दलदल भूमि होती है वहाँ पे इस तरह का सॉइल पाया जाता है, मर्सी सॉइल। मेनली केरला में पाया जाता है, इसमें धान की खेती ज़्यादा मात्रा में होती है। और लास्ट सॉइल 8वां नंबर का होता है सलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल्स। तो टोटल 8 सॉइल होगी। कौन कौन? एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल्स, ब्लैक सॉइल्स, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, उसके बाद ये मर्सी, पीट एंड मर्सी सॉइल, दलदलीय मृदा, और लास्ट में हो गया सलाइन एंड अल्कलाइन मिट्टी। तो ये 8 तरह का मिट्टी आपको याद रखना है। लेटेराइट सॉइल पे काजू की खेती की जाती है, उसमें जो भी उसमें पेस्टिसाइड सबका यूज करके लेटेराइट सॉइल में काजू की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। देखिए, बहुत सारे इतिहासकार थे जो कि 1857 पे कई अलग अलग बुक लिखे गए अलग अलग इतिहासकार के द्वारा, और उसने 57 का जो युद्ध हुआ था उसे अपने हिसाब से अलग तरह से डिस्क्राइब किए हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में ऐसे भी पूछेगा कि स्वतंत्रता 1857 का जो विद्रोह था उसे सबसे पहले भारतीय संग्राम किसके द्वारा कहा गया? स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम
तो BD सावर के द्वारा। उसके बाद पूछेगा कि बुक भी पूछता है, जैसे कि अशोक मेहता एक इतिहासकार थे, भारतीय इतिहासकार अशोक मेहता। इसने बुक लिखी थी द ग्रेट रिवेलियन, द ग्रेट रिवेलियन। और इस द ग्रेट रिवेलियन में इसने 1857 का विद्रोह के बारे में कहा था कि यह नेशनल विद्रोह था, नेशनल रिवोल्ट। किसके द्वारा? अशोक मेहता के द्वारा। सुरेंद्र नाथ सेन जो थे, सुरेंद्र नाथ सेन जो सरकारी इतिहासकार थे, सुरेंद्र नाथ सेन सरकारी इतिहासकार थे जो कि अंग्रेज के द्वारा नियुक्त किए गए थे और उसे 1857 के बारे में लिखने के लिए बताया गया था कि इसको सुरेंद्र नाथ सेन को। और इसने बुक लिखी थी जिस बुक का नाम है 1857। तो सरकारी इतिहासकार था सुरेंद्र नाथ सेन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट है डिजरायली। डिजरायली इसने 57 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह, इसके द्वारा भी राष्ट्रीय विद्रोह कहा गया था। सर जॉन लॉरेंस एंड सिले, सर जॉन लॉरेंस एंड सिले ने इसे कहा था कि एक कंप्लीटली सिपाही विद्रोह था। तो पूर्णतया सिपाही विद्रोह किसके द्वारा कहा गया था? तो सर जॉन लॉरेंस और सिले के द्वारा कहा गया था। और जेम्स ऑट्रम एंड डब्ल्यू टेलर, जेम्स ऑट्रम एंड डब्ल्यू टेलर के द्वारा कहा गया था कि ये अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुस्लिम का संघर्ष था। जेम्स ऑट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने कहा था कि ये अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुस्लिम का संघर्ष था। और एक और याद रखिएगा, टी.आर. होम्स ने कहा था कि यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। टी.आर. होम्स ने कहा था कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच के युद्ध था। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद 1857 में जो युद्ध हुआ था, तो अलग अलग जैसे कि दिल्ली, झांसी, लखनऊ से लड़ने वाले नेता जो थे अलग अलग, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली से 57 का युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया था? तो दिल्ली से लड़ने वाले कौन थे? बहादुर शाह जफर, जिसे हम बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं। तो बहादुर शाह जफर थे। और सैन्य कमांडर था बख्त खां। बहादुर शाह द्वितीय, जफर और बख्त खां के द्वारा दिल्ली से नेतृत्व किया गया था। कानपुर का नेतृत्व किनके हाथ में था? तो नाना साहब का नाम पूछा जाता है। ओरिजिनल नाम क्या था? धंधु पंत। ठीक है। तो कानपुर से कौन कौन लड़े थे? कानपुर से नाना साहब और तांत्या टोपे। सैन्य नेतृत्व किनके हाथ में था? तांत्या टोपे के हाथ में था। उसके बाद लखनऊ की बात करें, लखनऊ से बेगम हजरत महल। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। और अंग्रेज जो थे, इनके इस विद्रोह को रोकने के लिए जो अंग्रेज आया था उसका नाम क्या था? ह्यूज रोज। तो ह्यूज रोज बोला था कि पूरे झांसी में, पूरे मतलब लड़ने वालों में सभी मर्दों में मात्र एक मर्द था। कौन? रानी झांसी के बारे में बोला था किसने? ह्यूज रोज। झांसी से कौन? रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद से बोले, इलाहाबाद से कौन? तो लियाकत अली। इलाहाबाद से लियाकत अली। उसके बाद जगदीशपुर इंपॉर्टेंट पड़ता है। जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह जो थे तो जगदीशपुर के जमींदार थे। तो इनकी भी जमीन चली गई थी, जिसके खिलाफ में इसने भी लड़ा था। जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह। फैजाबाद, इतना इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखना है। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद और जगदीशपुर। लेकिन एक बार एग्जाम में पूछा गया था फैजाबाद। तो फैजाबाद से कौन लड़े थे? मौलवी अहमद उल्ला। और बरेली से खान बहादुर खान। तो बस इतना याद रखिए। तो दिल्ली में जो अंग्रेज थे उनका क्या नाम था? जो अंग्रेज, जैसे कि जब बहादुर शाह जफर
और बख्त खां के खिलाफ में जो अंग्रेज सैन्य कमांडर थे उनका क्या नाम था? तो सबसे पहले तो आए थे निकोलसन, लेकिन निकोलसन मारा गया, फिर हडसन आया था, हडसन। ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय रूप कहाँ से लिया गया है? तो संसदीय रूप जो है सो ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान के जो स्रोत हैं, संविधान का स्रोत मतलब कि हमारे संविधान में कौन सा चीज़ कहाँ से लिया गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और हर एक एग्जाम में एक एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो यदि हम देखें 1935 का अधिनियम, अधिकतर चीज़ हमारे संविधान में जो कॉपी पेस्ट किया गया है, कॉपी किया गया है, लिया गया है, मतलब वो कहाँ से लिया गया है? तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उससे लिया गया था। तो 1935 से क्या क्या लिया गया था कुछ देखते हैं, जैसे कि संगठनात्मक व्यवस्था लिया गया था, उसके बाद न्यायपालिका की शक्ति और लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, संगठनात्मक, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, ये सब कहाँ लिया गया, कहाँ से लिया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया? तो ये इंपॉर्टेंट है, जर्मनी के संविधान से इमरजेंसी लिया गया है। इमरजेंसी कितने तरह के हैं भारत में? 3 तरह के। आर्टिकल याद रखना है, 352, 356 और 360। 352 नेशनल इमरजेंसी है, 356 स्टेट इमरजेंसी और 360 जो है सो वित्त इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक कभी भी एक बार भी भारत में लागू नहीं हुआ है। तो जर्मनी के संविधान से आपातकाल लिया गया। यूएसएसआर, सोवियत संघ की बात करें तो सोवियत संघ से लिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ किससे लिया गया? तो यूएसएसआर से। कितने हैं ड्यूटीज़? 11 ड्यूटीज़ हैं हमारे। अमेरिका की बात करें यूएसए के संविधान से, तो फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ से लिया गया? यूएसए के संविधान से फंडामेंटल राइट लिया गया। उसके बाद न्यायालय, न्यायालय की जो सर्वोच्चता है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बात करें, कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से। जुडिशियली रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग जो लगाएगा, राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट वो भी लिया गया है कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। और उपराष्ट्रपति का जो फर्स्ट पद होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, पदेन अध्यक्ष। तो ये कहाँ से लिया गया? ये भी अमेरिका से लिया गया है। तो इतना याद रखना है, राष्ट्रपति का पावर भी अमेरिका से लिया गया। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अमेरिका से क्या क्या लिया गया? फंडामेंटल मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, जुडिशियल रिव्यू, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग और जो उपराष्ट्रपति का जो पद है, उपराष्ट्रपति जो होते हैं सो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ये भी कहाँ से लिया गया? तो यूएसए से लिया गया। यूके की बात करें तो यूके से संविधान से लिया गया है संसदीय प्रणाली। हमारा जो संविधान है वो क्या है? संसदीय प्रणाली है। यहाँ पे संसद कानून बनाएगी और उसके अनुसार हमारा देश चलेगा। तो संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? यूके के संविधान से। और एकल नागरिकता, देखिए यूएसए में जो है सो दोहरी नागरिकता है, मतलब केंद्र का अलग नागरिक होगा, एक नागरिक है किसी स्टेट का तो वो केंद्र का नागरिकता उसका अलग होगा और स्टेट का नागरिकता अलग होगा। तो यूएसए के पास दोहरी नागरिकता है, लेकिन हम बात करें यूके के पास तो उसके पास मात्र एकल नागरिकता है। तो हमारे पास भी क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति यूपी का है तो उसके पास यूपी का नागरिकता होगा, यूपी का आधार कार्ड होगा, तो उसे जरूरी नहीं है कि उसे केंद्र के लिए अलग से आधार कार्ड बनाना होगा। तो एक ही आधार कार्ड यूपी में भी वैलिड है और किसी दूसरे राज्य में भी और केंद्र में भी वैलिड है। तो एकल नागरिकता लिया गया है कहाँ से? यूके के संविधान से। ये इंपॉर्टेंट होता है। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया? एकल नागरिकता हो गया। उसके बाद रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ मतलब कानून का ही राज्य होगा।
तो रूल ऑफ विधि का शासन होगा, ये लिया गया है यूके के संविधान से। विधि निर्माण करने की प्रक्रिया, जैसे कानून कैसे बनेगा, कानून कैसे बनता है, सबसे पहले मान लीजिए कोई भी बिल लोकसभा में आएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करेंगे, तब जाकर के कोई भी कानून बनेगा। तो जो प्रोसीजर है रूल बनने का, कानून बनने का, वो कहाँ से लिया गया, यूके से लिया गया। संसदीय विशेषाधिकार भी यूके से लिया गया। और द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया, जैसे कि लोकसभा, द्विसदन का मतलब क्या हो गया कि द्विसदन होगा, लोकसभा और राज्यसभा, तो ये भी कहाँ से लिया गया, यूके से लिया गया, इतना याद रखना है। कनाडा की बात करें तो कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया गया, यूनियन, हम कहते हैं ना कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, तो संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। अवशिष्ट शक्ति मतलब रेसिडुअल पावर कहाँ से लिया गया, तो कनाडा से। देखिए रेसिडुअल पावर क्या होता है, यदि हम बात करें 7वीं शेड्यूल्स का, तो 7वां शेड्यूल्स में 3 तरह के लिस्ट के बारे में बात किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब हो गया संघ सूची, जिसपे सिर्फ केंद्र कानून बनाएगी। स्टेट लिस्ट का मतलब हो गया राज्य सूची, जिसपे राज्य कानून बनाएगा। और कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची का मतलब हो गया जिसपे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर दोनों कानून बना सकता है। लेकिन इन तीनों लिस्ट में के बाद जो भी विषय बच जाएगा उस पे किसका पावर होगा, तो केंद्र का होगा, और उस पर कानून भी केंद्र बनाएगा। तो रेसिडुअल पावर्स कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया। यूनियन और स्टेट, केंद्र और राज्य के बीच में जो पावर का वितरण होगा वो भी कनाडा से लिया गया। तो कनाडा याद रखना है आपको। कनाडा से 3 चीज, संघीय व्यवस्था, रेसिडुअल पावर्स, यूनियन एंड स्टेट के बीच में पावर का वितरण, कनाडा से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जो 7th शेड्यूल्स है उसमें कंकरेंट लिस्ट जो है, कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। जो प्रियम्बल प्रस्तावना की जो भाषा है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और यूनियन एंड स्टेट के बीच में कैसा संबंध होगा वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। केंद्र और राज्य के बीच में पावर का वितरण होगा कहाँ से, कनाडा के संविधान से लिया गया। और केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध होगा वो लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आयरलैंड की संविधान की बात करें तो आयरलैंड की संविधान से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी लिया गया। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होगा वो भी लिया गया आयरलैंड के संविधान से। और राज्यसभा में 12 सदस्य जो होते हैं सो प्रेसिडेंट के द्वारा मनोनीत होते हैं, 12 सदस्य। तो ये सब लिया गया किसके संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। जापान के संविधान से बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया। और साउथ अफ्रीका से लिया गया कि संविधान में जो संशोधन होगा, अमेंडमेंट होगा संविधान का, वो कहाँ से लिया गया, तो साउथ अफ्रीका से लिया गया। संशोधन संविधान के, भारतीय संविधान के भाग 20 में है और आर्टिकल 368, इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूना समझौता का लक्ष्य निचली जातियों के प्रतिनिधित्व के लिए था। देखिए पूना समझौता किसके बीच में हुआ था, तो BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे। उसी समय में रैमजे मैकडोनल्ड के द्वारा कम्युनल अवार्ड लाया गया था। कम्युनल अवार्ड किनके द्वारा, रैमजे मैकडोनल्ड के द्वारा। कब, 1932 ईस्वी में। उस समय में महात्मा गांधी 1932 ईस्वी में कहाँ पे थे, यरवदा जेल में थे। तो कम्युनल अवार्ड जो था सो निर्वाचन पद्धति में दलित, पहले क्या था, निर्वाचन पद्धति में सिर्फ मुस्लिमों को अधिकार दिया गया था, लेकिन अब कम्युनल अवार्ड के तहत दलितों को भी यह निर्वाचन पद्धति में विशेषाधिकार दिया गया, दलित को। तो इसी के खिलाफ में महात्मा गांधी 1932 में यरवदा जेल में आमरण अनशन पर चले जाते हैं, भूख हड़ताल पर चले जाते हैं। उसके बाद मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद की मदद से पूना पैक्ट करवाया जाता है। पूना पैक्ट कब, 26, ये डेट याद रखना है, 26 सितंबर
1932 ईस्वी को पूना पैक्ट साइन होता है। 26 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में, जिसमें जो सीट था दलितों के लिए 71 था, उसे बढ़ाकर 147 कर दिया जाता है। 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया। तो कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना पैक्ट साइन हुआ था। किसके खिलाफ में? रैमजे मैकडोनल्ड। उस समय में 1932 में यदि हम बात करें तो 1931 में हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1930, 1931 और 1932 के आसपास। 1931 में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी हिस्सा लिए थे कांग्रेस का प्रतिनिधित्व बनकर। 1930 और 1932 पहला और तीसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधित्व भाग नहीं लिया था, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर भाग लिए थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। उसके बाद बात करें तो दांडी मार्च हुआ था 12 मार्च से। साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी स्टार्ट किए थे। कितनी अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ। 6 अप्रैल को उसने नमक कानून तोड़ के दांडी से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। तो मंत्रिमंडल आर्टिकल कितने नंबर में है? 74 नंबर में है, 74 आर्टिकल क्या कहता है कि एक मंत्रिमंडल होगा जो कि राष्ट्रपति को सारा चीज के बारे में अपडेट करेंगे। और आर्टिकल 75 प्राइम मिनिस्टर एंड जो भी मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर होगा उनके अपॉइंटमेंट के बारे में बात करते हैं, आर्टिकल 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन कितना होता है? 5.50 ऑन्स। चीन में लाल क्रांति कब हुआ था? 1949 ईस्वी में, 1949 में। किनके द्वारा? तो माओ त्से तुंग के नेतृत्व में। पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा किसके द्वारा साझा किया जाता है? तो राजस्थान। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। सुपीरियर झील विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और सुपीरियर झील कहाँ पे है? अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे सुपीरियर झील है। देखिए कुछ झील के बारे में जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। बैकाल झील पूछेगा कहाँ पे है? तो बैकाल झील रसिया में है। ह्यूरन झील पूछे, ह्यूरन झील तो ये भी अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर है। ह्यूरन झील, बैकाल झील रसिया में, ह्यूरन अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर। ग्रेट बियर झील, ग्रेट बियर झील की बात करें तो ये कनाडा में है। विक्टोरिया झील जहाँ से यहाँ पे विक्टोरिया जलप्रपात भी है। तो विक्टोरिया झील किस कंट्री के बाउंड्री में पड़ता है? तो केन्या, युगांडा और तंजानिया। केन्या, युगांडा, तंजानिया के बाउंड्री पे विक्टोरिया झील पड़ता है। कैस्पियन झील, और कैस्पियन झील की बात करें तो रसिया, कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? सिकंदर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। कितनी ईस्वी में हुई थी? 323 ईस्वी में, 33 वर्ष की अवस्था में। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 बीसी में, 323 बीसी में, मतलब सॉरी, सिकंदर का जन्म हुआ था 356 बीसी में, ईसा पूर्व। सिकंदर के जो फादर थे ये भी याद रखिएगा, फिलिप थे। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। और अरस्तु के गुरु का क्या नाम था? प्लूटो। और प्लूटो के गुरु कौन थे? सुकरात।
उसके बाद सिकंदर भारत विजय के लिए कितने ईस्वी में आया था? 326 बीसी ईसा पूर्व में चला था, 326 बीसी में, और 325 बीसी में ये भारत से वापस जा रहे थे, और उसी दौरान उनकी मृत्यु बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। सिकंदर का जो सेनापति था उनका क्या नाम था? सेल्यूकस। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस था। यदि पूछे जल सेनापति, तो जल सेनापति था निर्याकस। सेनापति सेल्यूकस, जल सेनापति निर्याकस था। और पंजाब के शासक थे पोरस, जिसके सिकंदर ने इसके खिलाफ में झेलम नदी के तट पर युद्ध लड़ा था, जिसमें पोरस की हार हुई थी। इसे हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहा जाता है, हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहा जाता है। लेकिन पोरस की वीरता को देखते हुए उनका राज्य, पोरस का राज्य लौटा दिया गया। किसके द्वारा? सिकंदर के द्वारा। इस युद्ध को क्या कहते हैं? हाइडेस्पीज का युद्ध कहते हैं। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पूछा कभी एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि सिकंदर का घोड़ा का क्या नाम था? तो याद रखिएगा, बहु केफला। बहु केफला। वहीं पे पूछे महात्मा बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? तो कंथक। तो ये याद रखिएगा, इतना पॉइंट। एक पूछता है चेतक। चेतक किसके घोड़े का नाम था? तो महाराणा प्रताप के। और इनके हाथी का नाम शायद राम प्रसाद करके था, देख लीजिएगा एक बार। तो ये 3-4 जो घोड़े का नाम है याद रखिएगा। सिकंदर का बहुकेफला, और इन्हीं घोड़े के नाम पर बहुकेफला नगर की स्थापना की गई। कंथक महात्मा बुद्ध का, और महाराणा प्रताप का चेतक। अब देखते हैं आरआरबी अहमदाबाद में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो। पहला क्वेश्चन का है कि विटामिन ए आँखों के लिए अच्छा होता है। कि विटामिन ए की कमी से आँखों के लिए अच्छा है, तो विटामिन ए की कमी से आँखों की बीमारी होगी। तो आँखों की बीमारी क्या है? रतौंधी। तो ए की कमी से कौन सा होगा? रतौंधी। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी या जीरोप्थेल्मिया, रतौंधी या जीरोप्थेल्मिया रोग होता है। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल है, केमिकल नेम इसको कर सकते हैं। विटामिन बी1 की बात करें तो बी1 थायमीन, विटामिन बी1 थायमीन। विटामिन बी2 की बात करें तो बी2 राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 की बात करें, बी3 को नियासिन कहते हैं, विटामिन बी3 नियासिन। बी5 की बात करें, विटामिन बी5 पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन बी6 की बात करें, बी6 तो पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। और इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया हो जाता है या स्किन डिजीज होता है बी6 की कमी से। तो बी6 को क्या कहते हैं? पैरिडॉक्सिन। विटामिन बी7 को क्या कहते हैं? बायोटीन। बायोटीन हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बी7 को बायोटीन कहते हैं। बी11 को फॉलिक एसिड, बी11 को फॉलिक एसिड। बी12 को कहें तो बी12 को साइनोकोबलामिन, बी12 साइनोकोबलामिन, साइनोकोबलामिन। बी12 को। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी कैल्सीफेरोल, विटामिन डी को कैल्सीफ्लोर। और विटामिन ई को टेकोफेरोल, विटामिन ई को टेकोफेरोल। और विटामिन के को फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। तो
तो ये याद रखना है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। विटामिन ए रेटिनोल, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पैरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B11 फॉलिक एसिड, विटामिन B11 फॉलिक एसिड, B12 साइनोकोबालामिन और B12 में ना कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड खट्टे फल, विटामिन डी कैल्सीफेरोल सूरज के धूप में, विटामिन ई टेकोफेरोल और विटामिन के फिलोक्विनोन। तो इतना विटामिन है, इसका केमिकल नेम आपको याद रखना। नेक्स्ट है डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन डायनामाइट में पाया जाता है। डायनामाइट की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो एक स्वीडिश साइंटिस्ट है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल 1866 ईस्वी में इसकी खोज किए थे और इन्हीं के नाम पे नोबेल प्राइज दिया जाता है। नेक्स्ट है राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए प्रत्येक 2 वर्ष बाद चुनाव होता है। देखिए राज्यसभा का जो सदस्य चुना जाता है कितने साल के लिए चुना जाता है? 6 वर्ष के लिए। सबसे पहले आर्टिकल देखते हैं। जो आर्टिकल 79 है वो संसद के बारे में बात करता है। आर्टिकल 80 राज्यसभा के बारे में और आर्टिकल 81 लोकसभा के बारे में। ठीक है, तो राज्यसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य होंगे? 250 होंगे, 250, जिसमें 238 तो निर्वाचित होंगे कितने वर्ष के लिए? 6 साल के लिए। और जो 12 सदस्य होंगे वो प्रेसिडेंट के द्वारा मनोनीत होते हैं, मतलब अपॉइंटमेंट होते हैं 12 सदस्य का। तो इतना याद रखना। कितने 2 वर्ष के बाद चुनाव होता है राज्यसभा का। ऑल इंडिया यदि आर्टिकल 312 कहता है ये ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में। कौन गठन कर सकता है ऑल इंडिया सर्विसेज? जैसे हम अभी बात करें IAS हो गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो ये सब जो है सो ऑल इंडिया सर्विस। यदि राज्यसभा चाहे तो 2/3 बहुमत से बिल पास करवा करके आर्टिकल 312 के तहत ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन कर सकता है। एक और आर्टिकल याद रखिए, आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 कहता है कि यदि राज्यसभा किसी भी स्टेट लिस्ट पर या किसी भी राज्य के लिए 2/3 बहुमत से कोई बिल पास कर दे तो उस राज्य के लिए कानून बनाया जा सकता है। किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा, सेंट्रल के द्वारा। आर्टिकल 249 कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? देखिए डेट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एक बार 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो डेट हमेशा आप याद करके चलिए। डेट हो गया, उसके बाद कंट्री, कैपिटल, करेंसी, ये बताए थे कैसे याद करना है पिछले लेक्चर में, तो ये भी इम्पोर्टेंट लेक्चर होता है। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कंट्री, कैपिटल, करेंसी से। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। दिसंबर से इम्पोर्टेंट डेट देखते हैं, दिवस देखते हैं कौन कौन सा है। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे बनाया जाता है, इंडियन नेवी डे। और इंडियन फोर्स से 3 डेट इम्पोर्टेंट होता है। कौन कौन? 15 जनवरी, उसके बाद 15 जनवरी के बाद 8 अक्टूबर और 4 दिसंबर। 15 जनवरी को क्या होता है? 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे होता है। 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे। 8 अक्टूबर को बात करें तो 8 अक्टूबर को होता है एयरफोर्स डे और 4 दिसंबर को होता है नेवी डे। तो नेवी डे 4 दिसंबर, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर और आर्मी डे 15 जनवरी। उसके बाद 5 दिसंबर को होता है वर्ल्ड सॉइल डे। भारत में कितने तरह के सॉइल हैं? 8 तरह के। सॉइल के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। सबसे ज़्यादा सॉइल क्या है, कौन सा है? एलुवियल सॉइल है।
उसके बाद रेड सॉइल, उसके बाद ब्लैक सॉइल। तो 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे बनाया जाता है। 10 दिसंबर की बात करें, 10 दिसंबर को होता है ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमन राइट्स डे। 16 दिसंबर को 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस। 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे, 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे। 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे, 22 दिसंबर नेशनल मैथमेटिक्स डे। 23 दिसंबर को होता है फार्मर्स डे, 23 दिसंबर फार्मर्स डे, 23 दिसंबर को फार्मर्स डे। 25 दिसंबर, ये इम्पोर्टेंट है, 25 दिसंबर को होता है गुड गवर्नेंस डे, गुड गवर्नेंस डे। और 29 दिसंबर को होता है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीठ संप्रास का संबंध टेनिस खेल से है। ये शब्द याद रखिएगा, पीठ संप्रास का शब्द टेनिस खेल से है। आवेश की मात्रा का मात्रा क्या है? एम्पियर सेकेंड। आवेश का मात्रा क्या है? इलेक्ट्रिकल चार्ज एम्पियर सेकेंड। इसे एम्पियर सेकेंड को कूलम्ब भी कहते हैं। टॉर्क, टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर। टॉर्क का न्यूटन मीटर। वर्क या एनर्जी का पूछे तो जूल, ऐसा ही मात्रक बता रहे हैं सारा का। वर्क और एनर्जी का जूल। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होगा? एसआई मात्रक वेबर। उसके बाद मैग्नेटिक इंडक्शन, बी से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन का एसआई मात्रक क्या होगा? टेस्ला। और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एम्पियर पर मीटर। कैपेसिटेंस का फैराडे, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, फैराडे। और कंडक्टेंस का मोह, कंडक्टेंस का पर ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना का नया आधार गीत मेरा भारत महान है। भारतीय सेना का नया गीत क्या है? मेरा भारत महान। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन थे? श्याम बेनेगल। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म कितने ईस्वी में बनाई गई थी? 1996 में। इनके निर्देशक श्याम बेनेगल थे। और ये जो द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म बनाई गई थी वो फातिमा मीर की एक बुक थी। फातिमा मीर, फातिमा मीर की एक बुक थी, उसका नाम था द अप्रेंटिस ऑफ अ, द अप्रेंटिस, अप्रेंटिस ऑफ अ महात्मा। फातिमा मीर की बुक द अप्रेंटिस ऑफ ए महात्मा, उस बुक पे द मेकिंग ऑफ द महात्मा बुक, द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म बनाई गई, जिनके डायरेक्टर थे श्याम बेनेगल। कितनी ईस्वी में? 1996 ईस्वी में। फलीदार पौधे के जड़ में राइजोबियम पाया जाता है, जो जिसका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का। जो फ्री नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है उसे पेड़ पौधे डायरेक्ट नहीं लेते हैं, वो नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। तो नाइट्रोजन से नाइट्रेट कौन किसके द्वारा कन्वर्ट किया जाता है? राइजोबियम के द्वारा, जो कि दलहनी पौधों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन लौह तत्व की कमी से शरीर में एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग किसकी कमी से? लोहे आयरन की कमी से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा। कितने आर्टिकल ये याद रखना है? आर्टिकल 108। देखिए आर्टिकल बात करें 1 से 4 तक तो यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में बात किया गया। 5 से 11 तक सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप नागरिकता। 12 से 35 की बात करें तो क्या है? फंडामेंटल राइट।
आज़ाद नागरिकों का मौलिक अधिकार। 36 से 51 की बात करें तो DPSP। 51A में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया? एक मिनट। फंडामेंटल ड्यूटीज कितने में लिखा गया? फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में है, जो कि लिया गया है कहाँ से? USSR के संविधान से। उसके बाद 51A आर्टिकल 40, याद रखना है 40 किससे रिलेटेड है? विलेज से, विलेज पंचायत से। आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 है। एक उसके बाद 41A याद रख सकते हैं, आर्टिकल 48A। ये सब DPSP का आर्टिकल है। 40, 44, 48A। आर्टिकल 48A है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, पर्यावरण का संरक्षण। आर्टिकल 48A में रखा गया। 50, आर्टिकल 50 कहता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में जो पावर का सेपरेशन ऑफ द न्यायपालिका, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव्स, न्यायपालिका और एग्जीक्यूटिव के बीच में पावर का जो सेपरेशन होगा आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 72 जो प्रेसिडेंट के पास पावर है किस चीज़ का? पार्डन का, क्षमादान का, वो वर्णन करता है आर्टिकल 72 में। 74 की बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 75 में अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आर्टिकल 76 की बात करें तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। 76 में 108 में संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक जो होगा उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा? तो स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाएगी 108 में। 111 जैसे कोई बिल है लोकसभा से पास हुआ, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि उस बिल को मंजूरी दे दे या उस बिल को रोक के रखे या फिर से बिल को हाउस में लौटा दे कुछ अपडेट करने के लिए। तो ये आर्टिकल 111 में आती है। आर्टिकल 123 में कहता है, आर्टिकल 123 123 कहता है कि राष्ट्रपति जब संसद कार्यरत न हो तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकता है। कितने आर्टिकल के तहत? 123। 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में वर्णन किया गया। 124। 148 148 के एक्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 148। 213 की बात करें 213 तो 123 से रिलेटेड है 213। 123 में क्या होगा? प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लाएगा और 213 के तहत गवर्नर स्टेट में ऑर्डिनेंस लाएगा। 214 214 124 से रिलेटेड 214 124 सुप्रीम कोर्ट और 214 स्टेट का हाई कोर्ट। आर्टिकल 324 324 इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग से। 338 की बात करें तो ये क्या है? शेड्यूल्ड कास्ट। 338A शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति। संशोधन कितने में? 368 पार्ट 20 में 368 में संशोधन कहाँ से लिया गया? साउथ अफ्रीका से। तो इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बार बार इसको रिवाइज कीजिएगा, याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ है विमान सेवाओं से, और चमगादड़ एक स्तनधारी है। चमगादड़ क्या है? स्तनधारी प्राणी है। डॉल्फिन भी क्या है? स्तनधारी प्राणी है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का क्वेश्चंस देखेंगे। RRB महेंद्रू घाट में जो 1995 में पूछा गया था वो क्वेश्चंस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।